हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हियर, सी, वॉच और नोटिस इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में हम हियर, सी, वॉच, नोटिस अगर इन वर्ब्स में से किसी भी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हम कह सकते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें या बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करें। और अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कह लें कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करें तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। और अगर हम इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करें तो मीनिंग क्या होगा सेंटेंस का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि ये जो वर्ब्स होती हैं हियर, सी, वॉच और नोटिस, ये जो वर्ब्स होती हैं इनको हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। इनके बाद हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू अर्थात वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट लगा करके और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ये दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है आई हर्ड हिम गो डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है, ये हियर वर्ब है यहाँ पर, इसके बाद ये हियर के बाद ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म हम कह सकते हैं या हम इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया गया इस सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद है ये सेंटेंस देखिए आई हर्ड हिम गोइंग डाउन द स्टेयर्स। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद ये हियर वर्ब हो गई, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए गो प्लस आईएनजी है, गो प्लस आईएनजी मतलब गोइंग वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया है। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या अंतर है इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ऐसे में हम ये जो वर्ब्स हैं इन वर्ब्स के बाद हम ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में किया है, और ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर या यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते। जैसे अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखें कि आई हर्ड हिम वेंट डाउन द स्टेयर्स, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर देखिए गो की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो वर्ब्स आती हैं किसी सेंटेंस में हम ये वर्ब यूज कर रहे हैं और इनके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम किसी वर्ब को यूज करना चाहते हैं तो वो वर्ब की बेस फॉर्म कह सकते हैं या वर्ब इन्फिनेटिव विदाउट टू कह सकते हैं। ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कई दूसरे रूप भी हो सकते हैं। तो आप वर्ब की बेस फॉर्म मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित रहेगा कहना, तो या इन्फिनेटिव विदाउट टू ये यूज कर सकते हैं फर्स्ट, और दूसरा आप उस ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, इन वर्ब्स के बाद जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अर्थात आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर 2। ठीक है, ये दोनों केसेस आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे या फिर इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज़ करेंगे तो फिर सेंटेंस के मीनिंग में जो है वो डिफरेंस होगा, अंतर होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज़ करें या ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करें तो फिर सेंटेंस में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जो है जो सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि इन क्रियाओं के बाद ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के बाद मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के बाद अगर आप इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं तो इससे ये बोध होगा कि हमने उस क्रिया को या उस घटना को पूर्ण रूप से
सुना है या देखा है। मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू से जिस एक्शन का बोध होगा वो एक्शन पूरा हमने सुना है या देखा है, ठीक है, या नोटिस किया है। अगर हमने इन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया है तो इससे ये बोध होता है कि हमने जो सुना है या देखा है वो अभी चल रहा है। मतलब हम अभी उसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं। मतलब जो एक्शन हम लिख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के माध्यम से, तो वो एक्शन अभी प्रोग्रेस में है, अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई सा हर क्रॉस द रोड, ठीक है, आई सा हर क्रॉस द रोड, तो यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई सी, और इसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब की बेस फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब ये है कि मैंने उसको देखा क्रॉस द रोड, सड़क पार करते हुए। इसका मतलब आई सा हर क्रॉस इट फ्रॉम वन साइड टू द अदर। मतलब मैंने उसको देखा, जब पूरा देखा, जब उसने एक साइड रोड पार करने लगी वो, तब से लेके वो रोड पार कर लिया तब तक देखा, ठीक है। मतलब मैंने देखा शुरू से रोड पार, जैसे मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये रोड है और रोड ये इस तरफ है, कोई पर्सन है और इस तरफ से इस तरफ आना चाहता है, तो मैंने पूरा एक्शन देखा उसका, रोड पार करने से यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्शन देखा, फिनिश हुआ तब तक मैंने इसको देखा। लेकिन ये सेंटेंस देखिए आई सा हर क्रॉसिंग द रोड, तो यहाँ पर देखिए ये आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद देखिए क्रॉसिंग लिखा हुआ है, मतलब क्रॉस प्लस आईएनजी। तो क्रॉसिंग अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई सा हर इन द मिडल ऑन हर वे अक्रॉस, ठीक है, अर्थात मैंने उसको कहाँ देखा, यहाँ पर, इसको इन द मिडल, मतलब ये रोड पार जब कर रही थी तो मैंने इसको एक्शन के बीच में देखा, ठीक है, ये अर्थात मैंने जब देखा तो ये रोड पार कर रही थी, ये रोड पार कर रही थी। लेकिन यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब ये इसने रोड पार कर लिया था, ठीक है। मतलब हमने इसको पूरा रोड पार करते हुए पूरा देखा, हमने इसको रोड पार करते हुए पूरा देखा, अर्थात यहाँ से, और जब इसने रोड पार कर लिया तब तक देखा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ क्रॉसिंग द रोड, तो इसका मतलब है इस एक्शन पूरा नहीं हुआ है बल्कि एक्शन अभी अधूरा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम इन क्रियाओं के बाद, किन क्रियाओं के बाद, इन क्रियाओं के बाद हियर, सी, वॉच और नोटिस, इनके बाद अगर हम इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा, और अगर इन क्रियाओं के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग क्या होगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, आई हर्ड द बम्प एक्सप्लोड। यहाँ पर हम आई हर्ड द बम्प एक्सप्लोडिंग नहीं कह सकते। तो एक चीज़ और भी हमें ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं, सब सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप वर्ब लगाएंगे। वर्ब कौन सी लगाएंगे, ये जो अभी मैंने यहाँ पे बताई थी, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये वर्ब किन का जिक्र कर रहे हैं हम, हियर, सी, वॉच और नोटिस, ठीक है। इन वर्ब्स में से कोई वर्ब हो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम वर्ब की बेस फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप वर्ब की बेस फॉर्म तो प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब ये जो वर्ब है ये एक ऐसे एक्शन का बोध करे जो टाइम टेकिंग एक्शन है, अर्थात जो शुरू भी हो सकता है, जारी रह सकता है और फिर समाप्त हो सकता है, कोई ऐसा एक्शन हो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एक्शन लिख दिया हमने जो टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब जो एक्शन जारी नहीं रह सकता। अगर कोई एक्शन जारी नहीं रह सकता तो फिर यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप यूज़ नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि देखिए जब आप किसी बम को एक्सप्लोड होते हुए सुनेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्लोड होना शुरू हो गया और वो एक्सप्लोड चल रहा है फिर वो जाके समाप्त होगा। एक्सप्लोड जो है एक मोमेंट्री एक्शन है, ठीक है, ये मोमेंट्री एक्शन है। ये बम का एक्सप्लोड होना जारी नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्लोड होना शुरू हुआ फिर जारी रहेगा, फिर ऐसा नहीं है।
जैसे कुछ और मैं कुछ और वर्ब्स बताऊं तो जैसे जब हम नींद से जगते हैं तो नींद से जगना जारी नहीं रह सकता, ये एक मोमेंट्री एक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम नींद से जगना हमने शुरू किया ये एक्शन और फिर ये जारी रहेगा और फिर हम नींद से जगेंगे, ऐसा नहीं है। हम 1 सेकंड में ही नींद से जग जाते हैं, ठीक है, जब हम नींद में होते हैं। तो इसी प्रकार से बिजली का जाना हुआ, ऐसा नहीं है कि बिजली का जाना शुरू होता है और फिर बिजली चलती रहती है, जाती रहती है, फिर जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी मशीन वगैरह का स्टार्ट होना, तो मशीन वगैरह का स्टार्ट होना भी ऐसा ही होता है, या तो वो स्टार्ट नहीं हुई होती है या वो स्टार्ट हो जाती है, दो ही सिचुएशन होती हैं। मशीन का स्टार्ट होना, हमारा नींद से जगना, ठीक है, ये जो एक्शंस हैं, बिजली का जाना हुआ है, तो ये जो एक्शंस हैं ये टाइम टेकिंग एक्शंस नहीं है, ठीक है, ये मोमेंट्री एक्शन होते हैं। तो ऐसा अगर कोई एक्शन, ऐसी अगर कोई वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस में, तो आप ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला जो कंसेप्ट ये है ना, इसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया। आप इसको यहाँ पे हियर के बाद ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद आप ये वर्ब की बेस फॉर्म तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक्सप्लोडिंग लिखेंगे तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि जो एक्सप्लोड वर्ब है ये टाइम टेकिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये एक ऐसे एक्शन का बोध कराती है जो टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। उसके बाद है हम इन वर्ब्स के बाद, किन वर्ब्स के बाद, हियर, सी, नोटिस और वॉच, ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो इसका प्रयोग हम प्रोग्रेसिव फॉर्म, इस मतलब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हम रिपीटेशन का बोध करने वाले, रिपीटेशन का बोध करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। जब कोई एक्शन रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो भी हम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई सा हर थ्रोइंग स्टोन्स एट द अदर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वर्ब है हमारी, ये देखिए ये सी वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगाई है। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैंने उसको दूसरे बच्चों पर पत्थर फेंकते हुए देखा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो हर है, ठीक है, ये जो हर है ये पत्थर फेंक रही थी दूसरे चिल्ड्रंस पर, मतलब दूसरे बच्चों पे। अर्थात ये जो हर है ये वो एक्शन कर रही थी जो रिपीट हो रहा था। मतलब ये जो है हर, ये मान लीजिए हर है, ठीक है, और ये दूसरे बच्चे हैं, ये दूसरे बच्चे हैं, तो पत्थर फेंक रही थी। तो जैसे इसने एक पत्थर फेंका, ठीक है, फिर दूसरा फेंका, फिर तीसरा फेंका, फिर ये पत्थर फेंकना रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेशन का बोध कराने के लिए यहाँ पर हमने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी का यूज किया है। तो इस प्रकार हम इन वर्ब्स के बाद, किन वर्ब्स के बाद, हियर, सी, नोटिस, वॉच, इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट प्लस प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग रिपीटेशन का बोध कराने के लिए भी इस तरह से करते हैं। उसके बाद है कैन सी और कैन हियर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कैन सी और कैन हियर, ठीक है। मतलब कैन के बाद आप सी और हियर, इन वर्ब्स का प्रयोग, मतलब जब आप कैन के बाद या सी यूज करेंगे या हियर यूज करेंगे तो इससे उन एक्शंस और इवेंट्स का बोध होगा जो जारी हैं, ठीक है, मतलब जो जारी हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आई कैन सी, तो इसका मतलब कि जो एक्शन मैं कहूँगा आगे, इसका मतलब वो जारी है, वो प्रोग्रेस में है। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि जब आप कैन के बाद सी या हियर अगर यूज करते हैं तो आगे जिस एक्शन का जिक्र करेंगे वो एक्शन जो होगा, मतलब यहाँ पे जो एक्शन लिखेंगे वो एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में होगा, ठीक है, वो प्रोग्रेस में होगा, वो जारी रहेगा। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैन सी और कैन हियर के बाद जो एक्शन होगा वो प्रोग्रेस में होगा। तो हम, क्योंकि एक्शन प्रोग्रेस में होगा, तो हम इस एक्शन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद कुड सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अब हमने आई कैन सी लिख लीजिए, आई कुड सी लिख लीजिए, आई कैन हियर लिख लीजिए, आई कुड हियर लिख लीजिए। इसके बाद जब आप ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आगे ये जो एक्शन है, ये आगे जो भी ये वर्ब लिखेंगे इसके साथ हम हमेशा आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन उस समय प्रोग्रेस में ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंप्लीट एक्शन हो और हम कंप्लीट होने के बाद ही हम ये कह पाएँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि
आई कैन सी और आई कैन हियर या आई कुड सी आई कुड हियर, ये जो एक्सप्रेशन होगी, इससे ये बोध होगा कि आगे चल के ये जो एक्शन होगा, मतलब इनके बाद तो हम सब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कैन सी और कैन हियर के बाद तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ये एक्शन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुड सी लिखा हुआ है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद ये एक्शन है। तो यहाँ पर ये एक्शन हमेशा प्रोग्रेस को दर्शाता है और हम इसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर आप वर्ब की बेस फॉर्म लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अगर गेट लिख दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप कैन या कुड लिखते हैं और उसके बाद आप सी लिखते हैं या हियर लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद आप सी लिखते हैं या हियर लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो आगे जो ये वर्ब होगी ना, आगे ये जो वर्ब होगी, ये वर्ब हमेशा प्रोग्रेसिव फॉर्म में आएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप वर्ब की बेस फॉर्म बिल्कुल यूज ना करें, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे अगर मैं लिखूँ, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे आई कैन सी हिम, आई कैन सी हिम, यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और फिर यहाँ पे मुझे रिवाइज वर्ब यूज़ करनी है, मान लीजिए, ठीक है, रिवाइज और हिज लेसन, ये लिखा मैंने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये तो आई तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे कैन सी यूज़ किया मैंने, ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो वर्ब लिखूँगा मैं, तो ये वर्ब उस एक्शन का बोध कराएगी जो कंटिन्यू है, जो प्रोग्रेस में है। अब प्रोग्रेस में है तो यहाँ पर मुझे रिवाइज को रिवाइजिंग लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे रिवाइजिंग लिखना होगा। तो ये तो है सही, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिवाइज लिखता हूँ तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी तक हमने इन वर्ब्स को केवल एक्टिव वॉइस में प्रयोग किया है। किन वर्ब्स को? हियर, सी, वॉच और नोटिस, ठीक है। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये इन 4 वर्ब्स पे लागू होगी। तो अभी तक क्या हुआ है कि हमने इन वर्ब्स को सिर्फ एक्टिव वॉइस में प्रयोग किया है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में ये वर्ब है हियर, एक्टिव वॉइस में है, इसमें भी देखिए ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सी वर्ब एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, मतलब ये दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो अभी तक हमने इन सेंटेंसेस को, यहाँ पर देखिए ये एक्टिव वॉइस में है इस सेंटेंस में भी, तो अभी तक हमने इन वर्ब्स को क्या है कि एक्टिव वॉइस में प्रयोग करते हुए देखा है। तो एक्टिव वॉइस में हमने क्या किया है कि एक्टिव वॉइस में अगर इन वर्ब्स को प्रयोग किया जाए तो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, हम ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कब हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे, कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अर्थात जब हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कब हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है, ठीक है, कब हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करनी है इन वर्ब्स के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। इन वर्ब्स के बाद ये इनमें से कोई एक वर्ब यूज कर रहे हो तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब हमें नहीं यूज करनी है और कब हमें यूज करनी है, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने इन वर्ब्स को किस में यूज़ किया? एक्टिव वॉइस में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभी तक हमने इनको एक्टिव वॉइस में पढ़ा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन वर्ब्स का प्रयोग पैसिव वॉइस में हो रहा हो, ठीक है, मतलब इन वर्ब्स का प्रयोग तो हो रहा हो लेकिन वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। तो फिर हम क्या करेंगे? कि इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक वर्ब ले लेंगे और उसके बाद क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के बाद आप इन्फिनेटिव विद टू, मतलब आप कह सकते हैं कि टू इन्फिनेटिव, आप टू इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं और आप ऑब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि इन वर्ब्स का प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस में हो रहा हो,
एक्टिव वॉइस में, तो आपको इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, या आप कह सकते हैं बेर इन्फिनेटिव, आप बेर इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं, बेर इन्फिनेटिव ये भी यूज कर सकते हैं, और या फिर आप ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूज करेंगे तो इनमें डिफरेंस होगा मीनिंग में। अब क्या डिफरेंस होगा वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इन वर्ब्स का प्रयोग आप पैसिव वॉइस में कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ब इन पैसिव वॉइस, तो आप क्या करेंगे, इनके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आप टू इन्फिनिटिव यूज करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मैंने ये सेंटेंस लिया है, आई हर्ड हिम से थैंक यू। अभी इस सेंटेंस में ये जो हियर वर्ब है एक्टिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पे ये तो हो गई वर्ब हमारी हियर, इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास ये हमारी हो गई वर्ब, और ये वर्ब किस फॉर्म में लिखी हुई है, ये यहाँ पे बेर इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। आई हर्ड हिम से थैंक यू, और यहाँ पर हमने उसको थैंक यू जब तक कंप्लीट कह दिया तब तक सुना। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर बेर इन्फिनेटिव लिखा हुआ है ना, तो बेर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि हमने थैंक यू को पूरा सुना उसको कहते हुए, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एनजी लगा देते तो इसका मतलब हम ये जो कि किस एक्शन का बोध करा था कि भाई हम जो हमने सुना, इसका मतलब हमने वो जो भी सुना वो अधूरा था, ठीक है। हम उसको मतलब वो प्रोग्रेस में था जो भी सुना मैंने, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे बे इन्फिनिटिव यूज करते हैं या फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, आई हर्ड हिम टेलिंग ए स्टोरी, ठीक है, टेलिंग, आई हर्ड हिम टेलिंग ए स्टोरी। तो यहाँ पर हम देखिए हियर वर्ब यूज़ की, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखिए टेलिंग यूज़ किया। तो इसका मतलब ये जो हिम है ना, ये इसने कहानी पूरी नहीं सुनाई थी, ठीक है, वो कहानी के बीच में ही था, वो कहानी ख़त्म नहीं हुई थी कहने का मतलब, तो हमने यहाँ पे टेलिंग यूज़ कर दिया। अब अगर यहाँ पे हम टेल यूज़ कर दें तो इसका मतलब उसकी कहानी समाप्त हो चुकी थी, एक्शन फिनिश हो चुका था, ठीक है। हमने जो सुना तो हमने कब से कब तक सुना, शुरू से लेके लास्ट तक हमने सुना, और ये एक्शन जो है वो कहानी सुनाने का काम खत्म हो चुका था। लेकिन अगर हम टेलिंग लिखते हैं तो इसका मतलब ये एक्शन अभी समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। यही यहाँ पे डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे अगर इन एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें यहाँ पर, तो यही यहाँ पे समझाया गया था कि आई हर्ड हिम गो डाउन द स्टेयर्स, तो मैंने उसको सुना गो डाउन द स्टेयर्स, इसका मतलब वो नीचे सीढ़ियों से नीचे जा चुकी थी, मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहूँ आई हर्ड हिम गोइंग डाउन द स्टेयर्स, इसका मतलब वो नीचे नहीं गई, अर्थात वो एक्शन जो सीढ़ियों से नीचे जाने का जो एक्शन था वो अभी फिनिश नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आई सा हर क्रॉस द रोड, इसका मतलब ये जो हर है यहाँ पर क्योंकि बे इन्फिनिटिव यूज़ किया गया, तो इसका मतलब हर ने रोड क्रॉस कर लिया था, ठीक है। मैंने उसको देखा रोड पार मैंने उसको देखा कि उसने रोड पार किया, मतलब रोड पार कर चुकी थी वो, ठीक है। मैंने जब तक उसने रोड पार किया तब तक मैंने उसको देखा, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर मैं कहूँ क्रॉसिंग द रोड, तो इसका मतलब मैंने उसको देखा तो रोड पार कर रही थी, मतलब रोड पार किया नहीं था। तो यहाँ पे रोड पार कर लिया था, यहाँ पे रोड पार नहीं किया था, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। और एक्टिव वॉइस में हमने अभी इनको देखा है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि ये अगर एक्टिव वॉइस में हो तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या के साथ आईएनजी या बे इन्फिनिटिव यूज करते हैं, और डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखिए, ही वॉज नेवर हर्ड टू से थैंक यू इन हिज लाइफ। अब यहाँ पे देखिए ये जो हियर वर्ब है ना, ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर ये तो हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ये देखिए बी की फॉर्म है। तो अगर हम किसी सेंटेंस में बी की किसी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ये, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, अर्थात वो सेंटेंस 100% पैसिव वॉइस में है। अब बी के कौन से रूप होते हैं, बी के रूप होते हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, या फिर बी के साथ आईएनजी, और या फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो आप ये कह सकते हैं कि इन वर्ब्स के बाद मतलब ये जो शब्द हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, इनके बाद आपको अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो इट मीन्स वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। 100% वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे देखिए ये बी की फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, अर्थात ये वर्ब यहाँ पे पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टू से, ठीक है, टू से मतलब यहाँ पे आप
टू इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं। अब एक और सेंटेंस देखिए, यही सेंटेंस है और इसको मैंने अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, ही वाज नेवर हर्ड सेइंग थैंक यू इन हिज लाइफ। तो यहाँ पर मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की है। यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए यूज़ की है क्योंकि ये देखिए ये पैसिव वॉइस में है यहाँ पर भी। तो जब ये जो वर्ब्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वॉच, नोटिस, हियर, सी, ये वर्ब्स अगर पैसिव वॉइस में हो तो आप जो है इनके बाद टू इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं और आप जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी सा मी क्रॉस द रोड। अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है सी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे वर्ब हो गई और ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रॉस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो सी वर्ब है ये एक्टिव वॉइस में है, अब एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पर हम बेनिफिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉसिंग भी लिख सकते हैं, क्रॉसिंग, लेकिन डिफरेंस हो जाएगा मीनिंग में, क्योंकि अगर हम लिखते हैं क्रॉस तो इसका मतलब ये क्रॉस का काम पूरा हो चुका था, मतलब वो रोड क्रॉस कर चुकी थी। कौन? सी सा मी, उसने मुझे देखा, मतलब मी अर्थात आई जो है ये रोड पार, अर्थात मैं रोड पार कर चुका था, मतलब उसने रोड पार करते हुए देखा और रोड पार करते हुए जैसे मैंने रोड पार करने लगा और रोड पार कर रहा था और रोड पार कर लिया था तब तक देखा। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्रॉसिंग लिखते हैं तो इसका मतलब ये जब उसने देखा मुझे तो मैं रोड पार कर रहा था, मतलब आई वॉज इन द मिडल ऑफ द एक्शन। तो इसका तो ये अर्थ होगा जब आप एक्टिव वॉइस में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इसको पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पर अब ये सेंटेंस देखिए, आई वॉज सीन, तो देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले वॉज है जो कि बी की फॉर्म है। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है तो देखिए यहाँ पर ये जो दूसरी वर्ब लिखी हुई है आगे, ये टू इन्फिनेटिव है। आप इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बना सकते हैं ऐसे, तो ये दोनों पॉसिबल हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है आप ऐसे तो लिख सकते हैं, आई सा शीला, आई सा हर क्रॉसिंग द रोड, लिख। ठीक है, हम यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं, आई सा हर क्रॉसिंग द रोड, आई सा कमल क्रॉसिंग द रोड। आप यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, नाउन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नाउन यूज करते हैं तो फिर आप ऐसे लिखेंगे, नाउन लिखेंगे और फिर उसके बाद वही अपना स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, आई सा शीलाज क्रॉसिंग द रोड, मतलब आप ये जो नाउन यूज करते हैं और इसको अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ना करें ऐसे सेंटेंसेस में। उसके बाद है हम इन वर्ब्स के बाद, किन वर्ब्स के बाद? हियर, सी, वॉच, नोटिस। ठीक है, इन वर्ब्स के बाद आप ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग भी कर सकते हैं। हियर, सी, वॉच, नोटिस के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो इससे पैसिव मीनिंग का बोध होगा। ठीक है, हमेशा पैसिव मीनिंग का बोध होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई हर्ड माई नेम रिपीटेड सेवरल टाइम्स, तो यहाँ पे देखिए हियर है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो अगर आप पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं तो इससे क्या बोध होगा कि ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस में है। जैसे आई हर्ड माई नेम रिपीटेड सेवरल टाइम्स, इट मीन्स माई नेम वाज रिपीटेड। ठीक है, माई नेम वाज रिपीटेड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इससे पैसिव वॉइस का बोध होगा। इसी प्रकार से हैव यू एवर सीन ए टेलीविजन थ्रू ए विंडो, तो यहाँ पर देखिए ये सी वर्ब है और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे हैव यू एवर सीन ए टेलीविजन थ्रू ए विंडो, इसका मतलब क्या हुआ? टेलीविजन वाज थ्रोन थ्रू ए विंडो। ठीक है, टेलीविजन वाज थ्रोन थ्रू ए विंडो। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ना, ये पैसिव वॉइस में है, इसका ये बोध, यहाँ पर इसका ये बोध हो रहा है। तो अगर आप सी, वॉच, हियर, नोटिस, इन वर्ब्स के बाद अगर आप पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो इससे पैसिव वॉइस का बोध होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए ये जो एक्शन है रिपीटेड, तो इसका मतलब ये एक्शन कंप्लीट एक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो थ्रोन है ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसका मतलब ये एक्शन भी कंप्लीट एक्शन है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम किसी ऐसे एक्शन का बोध करा रहे हो जो कंप्लीट ना हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोग्रेसिव फॉर्म। अब पार्टिसिपल की प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होगी? प्रोग्रेसिव फॉर्म के लिए हम बीइंग यूज़ करेंगे और बीइंग के बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हम ये यूज़ करेंगे फिर।
जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं उसके बाद देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल देखिए, आई वॉच्ड द ट्री बीइंग कट डाउन। मैंने पेड़ को देखा बीइंग कट डाउन। तो यहाँ पर देखिए अभी पेड़ कटा नहीं था पूरा, अभी ये प्रोग्रेस में था, मतलब ये पेड़ कटने का काम पूरा नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हमने बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। तो इस सेंटेंस में इस द ट्री बीइंग कट डाउन का क्या मतलब हुआ, द ट्री वाज बीइंग कट डाउन, द ट्री जो है वो काटा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का ही बोध करा रही है, लेकिन ये एक्शन अभी अधूरा है। तो अधूरे एक्शन के लिए आप बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, आई वॉक अप टू हियर द बेडरूम डोर बीइंग ओपनड स्लोली। तो यहाँ पे देखिए द बेडरूम डोर, आई वॉक अप टू हियर, तो ये हो गया हियर वर्ब, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये, क्योंकि ये एक्शन पूरा नहीं हुआ था, एक्शन पूरा नहीं हुआ था, तो यहाँ पर हमने इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखा बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप अगर इन वर्ब्स के बाद, किन के बाद, हियर, सी, वॉच और नोटिस, इन वर्ब्स के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और अगर पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये एक्शन कंप्लीट नहीं है तो फिर आप प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज करेंगे बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ऐसे यूज करेंगे। फिर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये स्ट्रक्चर्स हम प्रयोग नहीं कर सकते जहाँ पर हियर और सी को पैसिव फॉर्म में प्रयोग किया गया हो। ठीक है, अगर हियर और सी को पैसिव फॉर्म में प्रयोग किया गया है ना कहीं पर, अगर किसी सेंटेंस में, तो ये स्ट्रक्चर फिर फॉलो नहीं होगा, फिर इसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है लुक एट के बाद हम ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव अर्थात बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दोनों सही होते हैं। लुक एट के बाद आप ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट प्लस बेर इन्फिनेटिव भी प्रयोग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऑब्जेक्ट प्लस बेर इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग होगा, और हमारे इंडिया में जो है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस सही है। ये देखिए लुक एट के बाद ये ऑब्जेक्ट है तो आप ईटिंग भी लिख सकते हैं, लुक एट के बाद ये ऑब्जेक्ट है तो आप ईट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ सेंटेंसेस आर हेयर करेक्ट। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।